स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां चुनावी माहौल में वोटर लिस्ट रिवीजन बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसी बीच आज चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है। बिहार के सभी 38 जिलों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट सौंपा गया है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी दोपहर 3 बजे वोटर्स का नाम अपलोड कर दिया जाएगा। जिनके नाम पहली वोटर लिस्ट में नहीं है उनके लिए निर्वाचन आयोग कल से लेकर 1 सितंबर तक कैंप लगाएगा। ये कैंप बिना छुट्टी के लगातार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इन कैंप में फॉर्म भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाया जा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि 25 जुलाई को चुनाव आयोग ने एसआईआर का पहला चरण पूरा कर लिया था। 7.24 वोटर्स का वेरिफिकेशन किया गया था। 7.24 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन किया गया था। उसके बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। इसके बाद 1 सितंबर तक कोई भी व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या गलत है या कोई दूसरी कमी है, दूसरी त्रुटि है, तो वो निर्वाचन आयोग के कैंप जाकर इसकी शिकायत कर सकता है। जिसके बाद 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। तो एसआईआर पर न जाने कितना विवाद हुआ। एसआईआर पर विपक्ष के विरोध के बीच एसआईआर का काम पूरा करने के बाद आज जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जो है वो सौंप दिया गया है। विपक्ष के एसआईआर को लेकर विरोध पर जेडीयू सांसद संजय झा ने पलटवार किया। जेडीयू सांसद ने कहा कि विपक्ष को पता है कि बिहार का रिजल्ट क्या होगा, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, यही लोग गए हुए हैं। मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। तो किस बात का वेट करें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। लेकिन संविधान का बात करते हैं, संविधान ने किसको अधिकार दिया है चुनाव कराने का? कौन वोटर लिस्ट को रिवाइज करेगा? ये काम तो इलेक्शन कमीशन को ही करना है। तो इलेक्शन कमीशन बिहार में जो हाउस टू हाउस सर्वे किया है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन कर रहा है, ये पहले भी हुआ है, 2003 में भी हुआ और उस समय भी आपको 1 महीने का टाइम दिया गया था। तो वहाँ पर बिहार में जो भी निकाला गया है उसका तो डिटेल दे दिया और ये भी बोला 1 महीने का टाइम है। आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो आप आकर के कागज़ दीजिए और उसको ठीक करा लीजिए अगर लगता है तो। लेकिन 20-22 लाख लोग मरे हुए लोगों से वोट करवाना है। इन लोग प्रोटेस्ट किस बात पे कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो आज चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट राजनीतिक दलों को सौंप दी है। एसआईआर का काम पूरा हो गया है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष का जो हंगामा है वो नहीं थम रहा। संसद में आज भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। वोटर लिस्ट पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ है। लोकसभा में एसआईआर पर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्ष ने एसआईआर का विरोध किया है। तो लोकसभा में एसआईआर पर आज फिर से हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। तो राज्यसभा में भी विपक्ष ने आज एसआईआर का मुद्दा उठाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। आपको जानकारी दे दें कि न सिर्फ संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी लगातार विपक्ष लामबंद होकर एसआईआर का मुद्दा उठाकर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष का आरोप यह है कि एसआईआर के जरिए जानबूझकर वोटर्स के साथ उनके नाम काटे गए हैं, जानबूझकर कुछ और वोटर्स ऐड किए गए हैं, यानी गड़बड़ी इस बात को लेकर जताई जा रही है विपक्ष की तरफ से। हालांकि चुनाव आयोग ने आज अपना जो पहला ड्राफ्ट है वोटर लिस्ट का उसे जारी कर दिया है और राजनीतिक दलों को सौंप भी दिया गया है। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, कितना भी विरोध विपक्ष कर ले लेकिन एसआईआर का काम भी पूरा हो गया और जो पहला ड्राफ्ट है वोटर लिस्ट का वो भी राजनीतिक दलों को सौंप दिया गया है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल प्राची, देखिए कल ही इसकी जानकारी दे दी गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आज जो ड्राफ्ट सूची है वो जारी कर दी जाएगी और उसके लिए समय रखा गया है
3 बजे, यानी कि 3 बजे से तमाम जो लोग हैं वो तो जाकर वेबसाइट पर देख सकेंगे कि किस किस का वोट आया है और किसका नाम शामिल नहीं है। इससे पहले राजनीतिक दलों और जो जिलाधिकारी है 38 ज़िलों में, उन तमाम को भी जो ये पूरा जो ड्राफ्ट सूची है वो सौंप दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई है। देखिए, बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग को पता है कि एक राजनीतिक मुद्दा ये बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा से लेकर और संसद के दोनों सदनों तक लगातार जो सांसद है वो हंगामा कर रहे हैं अपोजिशन के, और चुनाव आयोग की इस पूरे काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कह दिया गया है कि कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि राजनीतिक दलों को ही सबसे पहले सौंपा गया है और जो जिलाधिकारी है, ताकि आप देख सके कि किसी तरह की अगर आपको दिक्कत नजर आती है तो आप उस पर बात रखिए। उसके बाद 2 अगस्त से, यानी कि कल से और सितंबर तक, 1 सितंबर तक आप जिसके भी नाम अगर इसमें शामिल नहीं है तो आप प्रूफ लाइए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। यानी कि एक बाकायदा 1 महीने का जो समय है वो इस मामले में दिया गया है, और इसके लिए बाकायदा अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चाहे वो मंडल स्तर पर हो और भी दूसरी जगहों पर जो दफ्तर है या कैंप है वो इसके लगाए जाएंगे। वहां पर जाकर लोग अगर किसी का नाम नहीं आया है तो आप सबूत दीजिए वहां पर, अपना जो नाम है उसको जुड़वा लीजिए। कुल मिलाकर जो जिस तरह से हम पिछले काफी दिनों से सब कुछ प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। एसआईआर का काम 1 महीने के अंदर पूरा किया गया। इसके बाद आज ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है, और घबराने वाली बात इसलिए नहीं है वोटर्स के लिए, क्योंकि 1 महीने का वक्त है। अगर आपका नाम कटा है, कहीं पर कोई त्रुटि है, तो आप चुनाव आयोग में आवेदन दे सकते हैं। शुक्रिया आपका शोएब तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ एसआईआर का मुद्दा है जिसने फिलहाल बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है, तो दूसरी तरफ बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। अब ताजा घटना राजधानी पटना से है, जहां भाई बहन की घर में जली हुई लाश मिलने के बाद बवाल मचा हुआ है। पटना में इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फैमिली का कहना है कि दोनों बच्चों की हत्या के बाद उनके शव को जला दिया गया। मामला पटना के जनीपुर इलाके का है। दोनों बच्चों का स्कूल में टेस्ट था। टेस्ट के बाद वो घर पर अकेले थे जब ये वारदात हुई। बच्चों की मां पटना एम्स में सिक्योरिटी गार्ड है, वहां पर अपनी ड्यूटी कर रही थी, जबकि उनके पिता इलेक्शन कमीशन के कॉल सेंटर में काम करते हैं। मां जब घर लौटी तो घर में दोनों बच्चों के जले हुए शव देखकर उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। घर में चीख पुकार मच गई। तुरंत ही आसपास के लोग जमा हो गए। फिर प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि परिवार का आरोप यह है कि दोनों मासूम बच्चों की हत्या की गई है और बाद में शवों को जला दिया गया है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए पटना से, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। नीतीश, बताइए अपडेट, कैसे पूरी वारदात हुई है, पुलिस क्या कह रही है, माहौल फिलहाल कैसा है पटना का? देखिए, यहाँ पर मौके पर जहाँ पर सड़क को जाम किया गया है वहाँ पर पुलिस आ गई है, सिटी एसपी आ गए हैं और लोग काफी संख्या में यहाँ जमा हो गए हैं। लोगों में इस बात का गुस्सा है कि आखिर किस तरह से दिन दहाड़े घर में घुसकर ये हत्या कर दी गई, और सिटी एसपी खुद यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। जिन लोगों ने सड़क जाम किया है वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप इंडिया टीवी पर लाइव हैं अभी, ये बताइए कि क्या आपको जानकारी मिल पाई है अब तक जो कल घटना हुई इसको? किस बात की घटना को लेकर? जानीपुर में जो 2 बच्चों की मौत हुई थी, उस बारे में कोई तफ्तीश आगे बढ़ पाई? उसमें जांच चल रही है। उसमें कई टीमें बनाई गई हैं, लगभग 7 टीमें हैं इसमें जो काम कर रही हैं अलग अलग बिंदुओं पर, और एक टीम हमारी टेक्निकल वाले बिंदुओं पर काम कर रही है। दूसरी जो लोकल लोग जो आए, कोई ऐसा तो नहीं है कहीं ये लोकल व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो वो सारी टीमें काम कर रही हैं। घटना चूँकि कल ही हुई है तो उसमें चल रही है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की। अभी यहाँ आप आए थे, सड़क जाम कर दिया है लोगों ने, बात हुई आपकी? लोगों की मांगे हैं, स्थानीय जो लोगों का जो गुस्सा है उसको लेके कि जो थाना अध्यक्ष है उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जांच के क्रम में हम लोग देखेंगे कि पुलिस की तरफ से कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। बट अभी प्रारंभिक जांच में यही आया है कि पुलिस को 2:50 के आसपास सूचना मिली थी, 3:10 पे पुलिस वहां पे पहुंच गई थी। तो पुलिस तो इसमें कोई पार्टी नहीं है, इस चीज़ को समझना चाहिए अच्छे से। और FSL की टीम को, डॉग स्क्वाड को और साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जितना जल्दी हो सकता था हम लोगों ने भेजा था उसमें। और अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि पुलिस की तरफ से कुछ हुआ है तो वो एक जांच का विषय है, हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जांच में ऐसा कुछ नहीं आया है कि पुलिस की तरफ से कोई लैप्स हुआ है। शुरुआती जांच में आपको क्या समझ में आ पा रहा है कि क्या हो सकता है, किस किस एंगल पर पुलिस देख रही है? सारे एंगल्स पे हम लोग देख रहे हैं। जो हमारी एक SOP होती है, अगर कोई घटना होती है कि उसमें क्या क्या हो सकता है, तो उसमें हम लोग सारे बिंदुओं पर देख रहे हैं। हमारी 7 टीमें इसमें काम कर रही हैं और वो एविडेंस कलेक्शन की दिशा में अपना जो भी निकाला जा सकता है वो सारी चीज़ें निकाल। परिवार के लोगों से बात हुई आपकी? कुछ उन्होंने बताया? लोगों से कल बात हुई थी, उनके मामा से भी बात हुई थी और बाकी के लोगों से, माता पिता से भी हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घटना हुई तो वो उस कंडीशन में नहीं थे कल बात कर पाए।
उसमें काम चल रहा है और जल्दी हम लोग इसको उद्भेदित कर लेंगे। तो पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है और लेकिन लोग काफी नाराज हैं और इसलिए सड़क जाम कर दिया गया है। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ सड़क से आप हट जाएं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आखिर इस तरह से कैसे दिन दहाड़े 2 बच्चों को निर्मम तरीके से घर के अंदर जलाकर मार दिया गया। तो जाहिर है लगातार नीतीश, एक बार फिर से कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। 2 मासूम बच्चों का गुनहगार कौन है, कातिल कौन है, पुलिस कब तक कातिलों तक पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। अब अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां मुजफ्फरपुर में हिंदुओं के जुलूस पर नफरती पत्थर चले हैं। यहां महावीरी झंडा जुलूस के दौरान मस्जिद के पास से पत्थर फेंके गए, जिसके बाद भारी बवाल हुआ। हिंदुओं के जुलूस को राजेपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव में निशाना बनाया गया, जहां भारी पुलिस की सुरक्षा के बीच जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस के मस्जिद के पास पहुंचते ही छतों से पथराव शुरू हो गया। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग झंडा छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पथराव की चपेट में जुलूस में शामिल लोगों के अलावा पुलिस वाले भी आए हैं। राजेपुर थाने के एसएचओ के सिर पर पत्थर लगे हैं। जुलूस में बवाल की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापे मारे। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। पुलिस का कहना है कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है। आपको यह भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा पर पथराव हुआ हो। पिछले साल भी इसी रूट पर 2 पक्षों के बीच बवाल हो गया था। उसके बाद इस साल पुलिस पूरी तरह अलर्ट थी। महावीरी जुलूस पुलिस की सुरक्षा में निकल रहा था, लेकिन जुलूस के मस्जिद के पास पहुंचते ही जो तस्वीर थी वो एकदम बदल गई। अचानक पथराव शुरू हो गया। जुलूस में शामिल लोग कुछ समझ पाते उससे पहले छतों से पत्थर बरसने लगे, जिसमें कई लोग घायल हो गए, पुलिस वाले घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने अब हालात पर नियंत्रण जरूर कर लिया है। जुलूस पर पथराव के बाद इलाके में तनाव फैल गया। उपद्रवियों ने घर में आगजनी की। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ा गया। हालात पर नियंत्रण किए गए। मुजफ्फरपुर का ये जुलूस बांसघाट से निकलता है, जिसमें कई गांव के लोग शामिल होते हैं। आखिर मस्जिद के पास बवाल क्यों हुआ, जुलूस पर पत्थर क्यों फेंके गए, ये साजिश किसकी है, अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन मुजफ्फरपुर के सीनियर पुलिस ऑफिसर मौके पर कैंप कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जिस एसएचओ के सिर पर पत्थर लगे हैं उनकी हालत ठीक है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ की जा रही है। तो एक तरफ मुजफ्फरपुर में किसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, ये सवाल बना हुआ है। तो इसके साथ ही साथ एक के बाद एक जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे सवाल यही है कि चुनाव से पहले बिहार में क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर विपक्ष अटैकिंग मोड में भी है। तेजस्वी हर दिन नीतीश सरकार को क्राइम के मुद्दे पर कोसने में लगे हैं। मुजफ्फरपुर में जहां महावीरी झंडा में बवाल हुआ, तो पटना में 2 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। नवगछिया में महिला की हत्या कर दी गई। रोहतास में जमीन विवाद को लेकर जमकर फायरिंग हुई। दरभंगा में नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण का वीडियो सामने आया है। तो हर दिन बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी तस्वीर देखने को मिलती है। यही वजह है कि पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त नीतीश सरकार पर हमलावर है और सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अपराधियों का बोलबाला बिहार में क्यों है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां कोलकाता में बांग्लादेशी मॉडल को अरेस्ट किया गया है, जो फर्जी तरीके से जादवपुर इलाके में रह रही थी। कोलकाता पुलिस ने छापेमारी कर बांग्लादेशी मॉडल को गिरफ्तार किया है। उसके पास वीजा नहीं था। भारत में आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड बनाकर कई साल से रह रही थी। पुलिस ने कई दस्तावेज बरामद किए हैं। मॉडल का नाम शांता पॉल है। वो बांग्लादेश में टीवी एंकर और अभिनेत्री रह चुकी है। कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले चुकी है। पुलिस अब UIDAI, चुनाव आयोग और फूड डिपार्टमेंट से संपर्क कर रही है कि कैसे भारत के दस्तावेज इसने हासिल कर लिए। एक नंबर तुझे कंबर है तो ये मॉडल है शांता पॉल, जो बांग्लादेश की रहने वाली है। इसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भारत के मिले हैं। अब सवाल यही है कि भारत के डॉक्यूमेंट बांग्लादेशी मॉडल ने कैसे हासिल कर लिए। फर्जी तरीके से ये भारत में रह रही थी, पश्चिम बंगाल में रह रही थी, भारत के डॉक्यूमेंट्स इसके पास थे, यानी इसके पास आधार कार्ड था,
अपना पहचान पत्र था। अब जांच ये की जा रही है कि किसने इसकी मदद की है। ये बिना वीजा की रह रही थी, 2024 में जादवपुर में रह रही थी। छापेमारी में फ्लैट से बांग्लादेशी पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मॉडल शांता पॉल के फ्लैट से बांग्लादेशी पासपोर्ट, रीजेंट एयरवेज का कर्मचारी कार्ड, ढाका बोर्ड का परीक्षा प्रवेश पत्र, 2 अलग अलग पते वाले आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक शांता पॉल 2024 से एक शख्स के साथ जादवपुर इलाके में किराए के मकान पर रहती थी, जिसके साथ मॉडल रहती थी। अब उस शख्स की भी पहचान की जा रही है। कोर्ट ने उसे 8 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है कि आखिर अवैध तरीके से रहने का मकसद क्या था, अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाने का मकसद क्या था। 6A विक्रमगढ़ जादवपुर और इसी फ्लैट पे रेंट पे रहती थी शांता पाल, जो कि बांग्लादेश के एक मॉडल है, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिनके पास से काफी सारे भारतीय डॉक्यूमेंट भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट भी उनके पास से बरामद कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। और ये जो फ्लैट है फिलहाल के लिए यहाँ पर लॉक एंड की किया हुआ है, ताला लगा हुआ है और फिलहाल ये फ्लैट भी वैकेंट है। तो जैसे कि पड़ोसियों का कहना है कि यहाँ पर वो 2024 के जनवरी मंथ से रहते थी और इसके साथ साथ उनके जो हस्बैंड है अशरफ, वो भी 6-7 महीना बाद आते थे, क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में काम करते थे, यही पड़ोसियों का कहना है। और इसके साथ साथ 2024 के जनवरी से इसी फ्लैट में शांता पाल रहती थी। उसके बाद इसके साथ साथ पड़ोसियों का जो कहना है कि उनका ऐप कैप का बिजनेस भी था और साथ साथ वो बांग्लादेश में काफी दिनों से मॉडलिंग भी करती हुई आ रही थी। लेकिन वो बांग्लादेश से परमानेंटली कब भारत में पहुंची और कैसे पहुंची, इसके बारे में सारी जो बातचीत जो जांच पड़ताल है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि उनको कोर्ट में पेश करने के बाद 8 तारीख तक पुलिस के रिमांड में भेजा गया है। और पुलिस लगातार उनसे जांच पड़ताल कर रही है कि वो बांग्लादेश से भारत कैसे आए और भारत पहुंचने के बाद वो ये फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जितने भी दस्तावेज उनके पास से बरामद किया गया है, वो जो दस्तावेज था वो कैसे बना है, कहां से बना है, ये सारी जांच पड़ताल किया जा रहा है और 8 अगस्त को फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। ओंकार, क्या जानकारी अभी तक हासिल हो पाई है? पड़ोसियों ने क्या बताया है? ये शांता पॉल नाम की मॉडल जो बांग्लादेश की रहने वाली है, ये भारत कब से रह रही थी? भारत में दस्तावेज कैसे बन गए? क्या अभी तक जांच में सामने आ रहा है? देखिए, शांता पाल काफी दिनों से पश्चिम बंगाल के जादवपुर इलाके के विक्रमगढ़ में एक फ्लैट में रेंट पे रहते थे। इसके अलावा पुलिस के जांच पड़ताल के बाद और एक बात सामने आया है कि उनका और एक फ्लैट, उनका खरीदा हुआ एक फ्लैट है जो कि राजेंद्र प्रसाद कॉलोनी में है। उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारे पास है, जिसमें क्लियरली उनका नाम भी लिखा हुआ है शांता पाल। यानी कि ये जो फ्लैट है ये फ्लैट उन्हीं का खरीदा हुआ फ्लैट, यानी कि वो एक फ्लैट में रेंट में रहती थी। इसके अलावा ये जो फ्लैट के सामने हम लोग इस वक्त है, इसी का 4th फ्लोर में और एक फ्लैट है जो शांता पाल खुद ने खरीदी थी और ये इसी फ्लैट में वो जाती आती भी रहती थी। ऐसे ही पुलिस के जो जांच पड़ताल है उसी में सामने आया है। तो जैसे कि शांता पाल के बारे में और भी पता चल पा रहा है कि वो बांग्लादेश से जब आने के बाद उनके पास वीजा तो था, लेकिन वो वीजा कुछ दिन पहले ही खत्म हो गया है। उनका बांग्लादेश का जो पासपोर्ट था, वो पासपोर्ट का जो डेट है वो भी खत्म हो चुका है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब कुछ बना लिया। तो ये कैसे बना पाया, ये सब के बारे में फिलहाल के लिए जांच पड़ताल चल रहा है। पुलिस के रिमांड में उनको भेजा गया है। 8 अगस्त को फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उससे पहले पुलिस उनसे जांच पड़ताल की ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका मकसद क्या था। क्या वो इसी जगह पर फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना के परमानेंटली बसना चाहते थे या फिर उनका दूसरा कोई मोटिव था? ये सारी बातें फिलहाल पुलिस जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक मॉडल जो बांग्लादेश से आई लेकिन कैसे भारत में बस गई और अवैध तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। शुक्रिया आपका ओंकार तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धर्मांतरण गैंग की, जहां उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां छांगुर बाबा जैसा नया मामला सामने आया। पुलिस ने एक मुस्लिम डॉक्टर को धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस डॉक्टर का नाम नईम कादरी है, जो इलाज करने के बहाने धर्म परिवर्तन करा रहा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर
कादरी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि वो इलाज कराने डॉक्टर के पास जाती थी, जहां वो दवा खिलाकर उसके साथ रेप उसने किया और बेटी से निकाह करवाने का दबाव डालने लगा। पीड़िता का ये कहना है कि वो आरोपी डॉक्टर नईम कादरी धर्मांतरण ना कराने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दिया करता था। तो वाराणसी से इस डॉक्टर को पकड़ा गया है। ये डॉक्टर नईम कादरी है जो इलाज के साथ साथ धर्मांतरण करवाने का काम भी किया करता था। बोले कि अपने बच्चों को थोड़ा भेजो। हम मेरी बेटी बोली कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, तो उसी पर हमें मारना पीटना चालू किए और हमसे बोले कि अपनी बेटी का निकाह करवाओ। अपनी बेटी का बोल रहे हैं कि हम निकाह करवाओ और मुस्लिम धर्म में शादी करवाएंगे। अपनी बेटी की आईडी बनवाओ, आधार उस पर लगवाओ खान, आप धर्म चेंज करो अपना। हमसे बोल रहे हैं कि तुम लोग मुस्लिम धर्म में और तुम लोग मुस्लिम बनो। बताइए, हमारी बेटी को हमारे पति के आईडी पे सेठ लगा है, मेरी आईडी पे देवी लगा और मेरे बच्चों को कह रहे कि आईडी बनवाओ खान नाम से। अब डॉक्टर नईम कादरी का नई सड़क के शेख सलीम फाटक के पास डिस्पेंसरी है, जहां वो दिन में लोगों का इलाज करता है और रात में बाबा बनकर झाड़ फूंक भी करता है। वो खुद को पीर बाबा भी बताता था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी डॉक्टर नईम कादरी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। एक नईम कादरी नाम से एक व्यक्ति हैं जो एक दवाखाना चलाते हैं। इनके द्वारा एक पीड़िता की बेटी जो है उनके साथ में निकाह करने का जो है नाजायज दबाव बनाया जा रहा था। इसी के क्रम में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट भी की जा रही थी और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी और इनका धर्म परिवर्तन कराने का भी जो है दबाव बनाया जा रहा था। इसी के क्रम में थाना सेकरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके अपनी कार्रवाई की जा रही है। तो डॉक्टर नईम कादरी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। सवाल यह है कि एक के बाद एक यूपी से धर्मांतरण करवाने वाले ये इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं। आखिरकार कैसे धर्मांतरण करवाया जा रहा था, किसके कहने पर धर्मांतरण करवाया जा रहा था, नईम कादरी क्या अकेला है या उसके साथ भी पूरा कोई नेक्सस काम कर रहा था, ये वो तमाम सवाल हैं जिसकी जांच पुलिस कर रही है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है इस नए केस के बारे में? पुलिस का ये कहना है कि डॉक्टर कादरी जिनके ऊपर आरोप लगाया है एक महिला ने धर्मांतरण का, जेल भेज दिया गया है। पुलिस ये कह रही है कि और कोई आरोप लगाने वाला फिलहाल सामने नहीं आया है, तो मामले की जांच पड़ताल जारी है। अगर कोई और कंप्लेंट करता है तब कादरी को रिमांड पे लिया जाएगा और आगे पूछताछ की जाएगी। पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ एक महिला पीड़ित थी डॉक्टर कादरी की कि और भी लोग पीड़ित थे, ये इलाके में पता किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल कह रही है कि डॉक्टर को जेल भेज दिया गया है और अब अगर और कंप्लेंट्स आती हैं तो रिमांड पर डॉक्टर कादरी को लिया जाएगा। शुक्रिया आपका रुचि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।